नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे सामने आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। और इसी तरीके से होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो देखिए ये सारी चीजें जो आ रही हैं, एंगुलर जहां पे आ जाता है इसका मतलब वहां चीजें क्या कर रही हैं, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूम रही हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वैसे अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अल्फा से डिनोट करेंगे तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेयर अल्फा एंड ओमेगा आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये क्या है, अब क्योंकि ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और वैसे भी एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। तो फॉर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो उस केस में ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ओमेगा की डायरेक्शन चेंज कब होती है, आप कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती रहे। तो मैंने जो आपको स्पिनिंग टॉप का बताया था, जब लट्टू घूमता है तो जब उसकी स्पीड कम होती है तो वो लड़खड़ाने लगता है, ठीक है। तो जब वो लड़खड़ाता है तो उस केस में उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती रहती है। और ये जितनी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती है वो निकलती उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से है, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होती तो उस केस में जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। तो उस केस में आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो अगर ओमेगा आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया तो फिर आपका अल्फा भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्केलर के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्ट आपका क्या रहता है, स्केलर रहता है, ठीक है। तो वही केस है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। अब हमने फोर्स पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम लीनियर फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर एंगुलर फोर्स हो, मतलब ऐसा फोर्स जिससे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिले, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं और इसको टॉर्क भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं अपन इस वाले सिंबल से, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, मतलब ये फोर्स ही है लेकिन ये ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को रोटेशनल मूवमेंट देता है, मतलब रोटेट करता है, ठीक है ना। एक तरीके से जैसे हम जैसे गेट है, गेट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो गेट क्या करता है, सीधे सीधे आगे जाता है क्या, एक एक्सिस के चारों तरफ घूमने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आप कि ये गेट है अपना, ठीक है ना, ये गेट है और ये इसके साथ ये फिक्स्ड ये एक्सिस है। तो जब आप ये इसका हैंडल मान लो यहाँ पे, तो जब हम इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आगे देखिए चीज़ें क्या होती है, जैसे कोई भी बॉल है मान लीजिए, इसको जब आप इधर से फोर्स अप्लाई करोगे तो ये इसी फोर्स के डायरेक्शन में आगे जाएगा, ठीक है ना। और इधर से फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स की ही डायरेक्शन में आगे जाता है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फोर्स, ठीक है ना, या सिंपल फोर्स बोल देते हैं। लेकिन ऐसा फोर्स जहाँ पे एंगल चेंज हो, ठीक है। तो मान लीजिए अभी ये एक्सिस, इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा बना रहा है ये, ठीक है ना, कुछ थीटा एंगल बन रहा है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये थीटा एंगल क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इस एक्सिस के इसके सर्कल में घूमती है चीज़ें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, इसके सर्कल में घूमेगी, मतलब एक सर्कुलर मोशन लगती है इसके अंदर, स्ट्रेट नहीं चलता है। स्ट्रेट चलेगा तो पूरा पूरा गेट शिफ्ट हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। गेट ये वाला एक्सिस तो इसका फिक्स होता है गेट का, सिर्फ ये वाला पोर्शन घूमता है। तो ये कैसे घूमता है, इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना। इसको हम चौगट बोलते हैं हिंदी में, तो इस चौगट के चारों तरफ घूमता है ये, ठीक है ना। तो एक तरीके से सर्कुलर मोशन आ गई इसके अंदर। तो ऐसा फोर्स जो कि रोटेट करवाए चीज़ को,
तो वो कैसा हो जाता है, टॉर्क बोलते हैं उसको। क्लियर है? तो इट इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट देता है, ठीक है ना, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है। जैसे ये मैंने आपको गेट का बताया था, तो ये गेट है अपना, मान लीजिए, तो ये तो हमने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, और ये फोर्स जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि ये कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर ये आर कम होगा तो उस केस में इसके अंदर टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप एक्सट्रीम यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो तो गेट बहुत आराम से बंद हो जाएगा या खुल जाएगा, लेकिन अगर आप ये फोर्स एकदम चौगट के पास में लगा रहे हो तो ये गेट खुलेगा या बंद होगा, क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब चौगट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे आर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वहाँ पे आपकी टॉर्क काम नहीं करेगी, यानी कि ये आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स हमारा कम अप्लाई होगा, ठीक है। तो आर और एफ के बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये आर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तो हमारी एक्सिस हो गई, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर, तो जितना दूर होगा उतना ही गेट को हम आराम से, मतलब गेट के जितना एज पे, किनारे पे हम फोर्स लगाएंगे उतना ही गेट ईजिली जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए कोई रोड है मान लो, तो रोड को अगर मैं एक साइड से एक F1 फोर्स लगाया और दूसरी साइड से उसी डायरेक्शन के अपोजिट मैंने F2 फोर्स लगा दिया, तो अब ये रोड मूव करेगी क्या, नहीं करेगी, बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2, तो रोड विल नॉट मूव, तो ये रोड जो है ये मूव नहीं करेगी, बिकॉज ये जो दोनों फोर्स लगे हैं ये कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, मतलब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है ना, है तो दोनों फोर्स अपोजिट, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग है। तो F1 और F2 दोनों फोर्स क्या इक्वल हैं, लेकिन यह इस केस में क्या होगा, रोड मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे ये इसके चारों तरफ ये घूमेगा, ठीक है ना। तो ऑल दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर अप्लाइड, इक्वल और अपोजिट फोर्स ही अप्लाई किए हैं, बट आर नॉट ऑन सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में नहीं है। ये दोनों फोर्स जो थे सेम लाइन में थे, लेकिन ये फोर्स जो है ये पैरेलल लाइंस पे हैं, ठीक है ना। तो ये एक केस है। इट इज नॉट ओनली द फोर्स बट हाउ एंड वेयर इट अप्लाइज इज इंपॉर्टेंट इन रोटेशनल मोशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब एक तो ठीक है डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है तो वहाँ फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन फोर्स कहाँ लगाना है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दरवाजे के एकदम किनारे पे फोर्स लगा रहे हो तो दरवाज़ा ईजिली खुलेगा, बंद होगा, लेकिन एकदम अगर आप उसकी चौखट पे ही फोर्स लगा रहे हो तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा या नहीं बंद होगा, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आप दूर रख रहे हो उस पे ही मैटर करता है, ठीक है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रॉस मल्टीप्लाई विद द फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, तो आर क्रॉस एफ। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो आर एफ साइन अल्फा, ठीक है ना। देखिए जिसने वेक्टर्स नहीं पढ़े हैं मैं आपको बता दूं कि YouTube पे मैंने पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, 14 वीडियो है, ठीक है ना, कंप्लीट वेक्टर दे रखा है। आपकी 11th क्लास में जो वेक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे बुक में जो हैं बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पोर्शन दे रखा है वेक्टर्स के बारे में। लेकिन मैंने क्या किया है, सारे के सारे वेक्टर्स को एक जगह कंबाइन कर दिया है आपको, ठीक है ना, और उसके मैंने 14 वीडियोस एक साथ बना के आपको रख दिए। ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके 12th में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप वेक्टर वाला पोर्शन जो है जिसका अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जो है पहले देखिए, पहले उनको देखिए आप, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना।
और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम जो भी होगा अपना, ठीक है ना, 11th क्लास में, उसमें मैं वेक्टर्स के ऊपर स्पेशल ध्यान दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स आपके 12th क्लास में बहुत काम आएंगे। तो अगर ये वेक्टर्स पे आपकी कमांड नहीं बनी तो 12th में फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो 11th क्लास में और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये वेक्टर्स जो हैं ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 2 बार देखो, 3 बार देखो, ये वीडियो तब तक देखो जब तक ये वेक्टर्स पे आपकी कमांड नहीं आ जाए, ठीक है। अगर आप आगे चल के मान लीजिए नीट की या जेई मेंस वगैरह जो भी आप तैयारी करते हो, तो उसमें वेक्टर्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर इस पे कमांड हो जाएगी तो आपको डेरिवेशंस करना समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था टॉर्क का फॉर्मूला, आर एफ साइन फाई। फाई ले लो, यहाँ पे जैसे थीटा ले रखा है, थीटा है, सॉरी ये फाई नहीं थीटा है, द एंगल बिटवीन आर और एफ होता है थीटा, ठीक है ना। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? तो देखिए फोर्स की होती है न्यूटन, और आर क्या है? डिस्टेंस है, तो मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो ये जितने भी फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं, इन सब की डायमेंशनल फॉर्मूले आपको आने चाहिए, मतलब निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा भी आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मूले हमने उस चैप्टर में पढ़े उसी के डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। ये पूरी बुक में जहाँ जहाँ पे भी आपको फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, टॉर्क के हो गए, एंगुलर वेलोसिटी का हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का हो गया, मोमेंटम के हो गए, तो जो भी हमने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं उन सब की जो है डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। तरीका मैंने बता ही रखा है कि कैसे निकालते हैं, तो एक बार इसको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। सिमिलरली जो जैसे हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि सॉरी वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो वैसे ही ये रिलेशन बनता है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है ना। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ये पढ़ा था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी इन रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो वो भी यही है, a इक्वल्स टू आर अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है? a से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे आपको अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएंगे, ठीक है ना। और आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो आपका पेपर होता है उसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर है?